और आगे पढ़ेंगे बच्चों ऑल्टरेशन ऑफ एमओयू ड्यू टू चेंज इन नेम क्लॉज। आज आप सभी बच्चों को, सबके पास नोट्स हैं तो रीड कर सकते हैं। पूरा चैप्टर जब खत्म कराऊंगी वन शॉट रिवाइज कराऊंगी और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जल्दी से फटाफट से, नेम चेंज कितने तरीके के उससे हो सकते हैं? दो, एट देयर आउन मोशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हीरो होंडा। अगर हीरो होंडा की हम बात करें, किसकी बात करें? हीरो होंडा। अगर हीरो होंडा की हम बात करें तो पहले इसका नाम पूरा था हीरो होंडा, लेकिन फिर ये अलग अलग हो गई तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया हीरो मोटरकॉप। क्या बोला मैंने? हीरो मोटरकॉप। क्या नाम रखा जरा बताना? हीरो मोटरकॉप, ठीक है। अब जब हम हीरो मोटरकॉप की बात कर रहे हैं तो कंपनी को नाम चेंज करना पड़ा हो, तो वो अपनी मर्जी से किसी और के कहने पे? अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम चेंज हो गया। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, तो भी वहां पे कन्वर्जन है तो नेम चेंज करना पड़ेगा, है ना। तीसरा कारण जो है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन क्यों देना चाह रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इस वजह से देना चाह रही है क्योंकि उसमें क्या स्थिति बनी है, उसमें स्थिति ये बन गई है बच्चों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको पता चला कि ये जो नाम है वो ऑलरेडी कोई कंपनी पहले से चल रही है उससे मिलता जुलता है, तो वो क्या कहती है, भैया इस नाम में क्या कर लो? चेंजेस। नाम में क्या कर लो? चेंजेस। तो देखिए यहां पे उन्होंने कहा डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम चेंज बाय पासिंग एसआर। नेम चेंज बाय पासिंग क्या? एसआर, एंड फॉलो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट देयर पावर टू आरडी। क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? आरडी। आरडी का मतलब है बच्चों रीजनल डायरेक्टर। हमने कहा एक आरओसी होती है और दूसरा क्या होता है? आरडी। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। अब देखो यहां पे जरा समझो, इन्होंने कहा कि नेम चेंज जब भी कभी होगा तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोला मैंने जरा बताना? स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा, स्पेशल रिजोल्यूशन कहां पे पास होते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट द एसआर? स्पेशल रिजोल्यूशन कहां पास होते हैं? जनरल मीटिंग में। और प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसमें सबसे पहले इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे। नो नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप नाम में बदलाव लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। न्यू नेम इज टू बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर इशूइंग फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय आरओसी। इसका मतलब समझो ये क्या कहना चाह रही है। अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कई सारी चीजें लिखी होती है। सबसे पहले कंपनी का नाम एक हो गया, दूसरा कंपनी की आरओसी दो हो गए, तीसरा इफेक्टिव डेट, किस दिन से कंपनी बनी है ये भी लिखा होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किस दिन से है। ये सारी चीजें सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। अगर मान के चलो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है ना, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है तो आरओसी चेंज होगी, है ना। एक स्टेट से अगर कहा जा रही है दूसरी स्टेट तो आरओसी चेंज हो जाएगी। क्यों? हर स्टेट की एक आरओसी होती है। एवरी स्टेट वन आरओसी, एवरी स्टेट वन आरओसी। तो जब स्टेट चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगी? आरओसी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ऑल क्लियर? अब अगली बात सुनो। अब मान के चलो अगर स्टेट चेंज करेंगे तो आरओसी चेंज होगी, और आरओसी चेंज होगी तो नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखी होती है आरओसी का नाम, जैसे आरओसी दिल्ली या आरओसी मुंबई या आरओसी कानपुर, यूपी की कानपुर में है। तो अब इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि जब हम स्टेट चेंज करेंगे तो भी हमें क्या लेना पड़ेगा? फ्रेश सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करेगी तो सोच के बताओ, अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रही है तो भी लेना पड़ेगा क्या? सोच के बताइए, लेना पड़ेगा नया फ्रेश सीओआई? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन नहीं होता। मैं आपको दिखाती हूँ, इमेज दिखाती हूँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। एक मिनट बेटा, बस सर्टिफिकेट दिखा दो उसके बाद पूछ।
प्लीज देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे इन्होंने, सॉरी ये देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमसीए, सीआरसी। सीआरसी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये क्या है? सीआरसी का क्या लिंक है और क्या लॉजिक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली क्या था कि आपने अगर एक कॉन्सेप्ट सुना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या बोला मैंने? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्ल्ड जो है बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट बनाता है, रैंकिंग देता है। तो इंडिया की रैंकिंग बहुत डाउन में थी। इंडिया की रैंकिंग डाउन में इसलिए थी क्योंकि कंपनी बनाने में, इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। ज्यादा टाइम क्यों लग रहा था? जैसे मान चलो में दिल्ली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो दिल्ली आरओसी, और अगर यूपी में जाना है तो यूपी आरओसी। तो आरओसी को क्या करना पड़ता था? अलग अलग आरओसी को भेजना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सेंटर बनाया, एक ऐसी जगह डिफाइन कर दी, ऑल ओवर इंडिया अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहता है तो वहां भेजेगा। मतलब इनका स्पेशली काम ही क्या हो गया? सिर्फ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो स्पीड में कंपनी बनने लगी। जहां टाइम 7 से 8 दिन का लग रहा था, क्योंकि ज्यादा काम होने की वजह से एक आरओसी के पास मल्टीपल काम रहते थे। जैसे किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आ रहा है, नेम क्लोज अप्रूवल आ रहा है, बहुत सारे काम होते थे। तो इन्होंने क्या किया, गुड़गांव मानेसर में एक ऑफिस सेटअप करी हमारी मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने, और उन्होंने एक ऑफिस डेजिग्नेट कर दी जो सिर्फ यही काम करती है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई कंपनी बनेगी वही सेंटर पे जाएंगे, और वहां पे फिजिकली लोगों का आना जाना बंद कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन। तो उससे क्या हुआ, स्पीड मेंटेन हुई, और हमारे यहाँ पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज कंपेयर टू पहले क्या होने लगा, फास्ट होने लगा। तो सीआरसी की कहानी आपको समझ में आ गई। सीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। किसी भी ऑल ओवर इंडिया कंपनी बनानी है आपको यही फाइल करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आप इसमें देखो तो आपको कुछ सेक्शंस नजर आ रहे हैं। क्या क्या सेक्शन है बताओ जल्दी से। सॉरी, ये देखिए सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 2। इट मीन सेक्शन 7 क्या है हमारा? इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। फिर उसके बाद आगे एक और सेक्शन नजर आ रहा है, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1। इट मीन एक बात तो साफ हो गई है कि यहां पे जब हम सेक्शंस की बात करते हैं या सेक्शन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कोई भी फॉर्म रहता है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन होता है कि इस सेक्शन के तहत, इस रूल के तहत ये कंपनी क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट। उसके बाद आप आगे देखोगे, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेट। कंपनी का नाम और कौन सी कंपनी है ये, इनकॉर्पोरेटेड, और किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 30th day of January 2020। किसके तहत हुई है? कंपनीज एक्ट 2013। एंड दैट कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी या लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद हर एक कंपनी का एक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे सिन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रक्स में शॉर्ट में सिन बोलते हैं, वैसे नाम होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर उसके बाद बच्चों पेन नंबर, फिर उसके बाद टीडीएस या टैन नंबर। आज के डेट में मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी। देखो जो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ, मतलब आगे का बेस क्लियर करती जा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले सिर्फ कंपनी को नाम मिलता था, लेकिन ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर। पहले कंपनी बनाओ, फिर उसका अलग से टैक्स का नंबर लो, फिर उसका जीएसटी नंबर लो, फिर उसका पेन नंबर लो। तो देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाता था। तो अभी मैं आगे चल के जब आपको पढ़ाऊंगी, आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे स्पाइस प्लस एजाइल प्रो। क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे, और वहां पे आपको सिन नंबर नहीं, आपको सिन नंबर मिलेगा, आपको पेन नंबर मिलेगा, आपको टीडीएस टैन नंबर मिलेगा, आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन होगा, ईएसआई रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब एक ही फॉर्म से आपकी कंपनी बनके तैयार, एक ही फॉर्म से कंपनी बनके। अब बताओ कंपनी का और भी फास्ट मैनर हो गया बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये भी हमारा किस वजह से आया, प्लीज नो टॉकिंग, ये भी हमारा किस वजह से आया? ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि हमारी रैंकिंग क्या हो सके, इंप्रूव हो सके।
हर एक क्लास का लिंकिंग अगली क्लास से बनता जाएगा, एक एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक होती जाएगी, आपका बेस क्लियर होता जाएगा और उतना ही ज्यादा मजा आपको आता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपकी जो डीप स्टडी है वो और बढ़ाती जाऊंगी और मैं डीप डिस्कशन तब कर सकती हूँ जब आपको बेसिक आता हो। ठीक है, तो एक एक शब्द एक एक चीज बोली गई क्लास में ध्यान रखनी है, नहीं कि आज सुना कल भूल गए। ये एक एक्सपर्ट पेपर है, ये एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू ली जाती है। यहाँ पे एक एक सलाह देने के 50-50 हजार रुपए चार्ज किए जाते हैं। कंपनी लॉ के अगर एक्सपर्ट बनना है और कंपनी लॉ की एक्सपर्टाइजेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अगर आप कंपनी लॉ में भी एक्सपर्ट नहीं हो, देखो अगर अकाउंट्स की एक्सपर्टाइजेशन की बात करें तो सीए बड़ा दिल ठोक के बोलता है कि हाँ हम एक्सपर्ट है। टैक्स की बात करें वो बोलता है हम एक्सपर्ट है ना। ऑडिट की बात करें वो बोलता है हम एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आप एक भी फील्ड में भी अपनी एक्सपर्टाइजेशन शो नहीं करोगे और दूसरे से एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखोगे तो कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो कंपनी लॉ वो भी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात। हालांकि उनका फील्ड जो है टैक्सेशन अकाउंट्स ऑडिटिंग है, लेकिन हमारा जो फील्ड है उसमें तो हमारी एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए ना। आपने कहावत सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साझा और करे तो डंडा बाजे। लेकिन आपको जो काम है अगर वो भी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही कि सिर्फ आपको पास होना है। पास होने के लिए क्रक्स नोटिंग्स ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे पास है, उनसे हो जाएंगी, लेकिन नॉलेज डेवलप करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी नॉलेज डेवलप होगी इसी पे आपकी आगे की लाइफ मूव ऑन होनी है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो कंपनी बनती है, एक तो सीआरसी की बात करी मैंने, किसकी बात करी, आपको पता चला सीआरसी क्यों आया, क्या आया, ये तो ठीक है। और एक आपने देखा सिन नंबर के साथ साथ 10 नंबर भी है, टीडीएस नंबर भी है, 10 नंबर भी है, और इवन आज के डेट में तो ईएसआई, ये सब चीजें आती है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि अगर कंपनी यहाँ पे अपना नाम चेंज करेगी तो सर्टिफिकेट में नाम चेंज होगा, यस और नो, क्योंकि सर्टिफिकेट के अंदर नाम मेंशन होता है। अब नेम चेंज किस किस तरीके से हो सकता है, या तो प्राइवेट ऐड हो रहा है, या प्राइवेट डिलीट हो रहा है, या कंपनी का पूरा ही नाम चेंज हो रहा है, यस और नो। तो किसी तरीके का कोई भी बदलाव कंपनी के नाम में होगा तो ये बात साफ है कि हमें फ्रेश क्या लेना पड़ेगा, COI। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर नाम मेंशन होता है। क्लियर या ऑल क्लियर, ये बात समझ में आई सब बच्चों को। तो अब अगर हम फिर दोबारा से अपने पॉइंट की ओर वापस चले तो यहां पे ये कहता है पॉइंट टू बी नोटेड, हमने कहा क्या कि चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। की कौन कौन सी सिचुएशंस है, पहला डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न, दूसरा डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिफॉल्ट इन केस ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन। अब सुनो मेरी बात, यहां पे 3 अलग अलग तरीके के डिफॉल्ट हमें नजर आ रहे हैं। और अगर हम डिफॉल्ट की बात करें तो पहला डिफॉल्ट तो एनुअल रिटर्न का है। एनुअल रिटर्न की अगर मैं बात करूं, हालांकि आपको लास्ट में पढ़ना है, एनुअल रिटर्न आपके यहाँ पे एक चैप्टर है पूरा, सेक्शन 92 के तहत एनुअल जो भी वर्किंग होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है, आरओसी को हिसाब देना पड़ता है पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। दूसरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप जानते हो बचपन से पढ़ते आए हो कि डिबेंचर्स का क्या करना, रिडेम्पशन करना। तीसरा डिफॉल्ट इन केस ऑफ मैच्योर डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है पैसा, और जब तक उस पैसे को कंपनी यूज करती है तो उस पर इंटरेस्ट देती है और बाद में उसका क्या कर देती है, रीपेमेंट। क्या करती है, इसका मतलब बोरोविंग्स आपने कर रखी है। अगर मैं क्रक्स में बोलूं तो क्या बोला मैंने, बोरोविंग्स कर रखी है और आपने वापस करने में डिफॉल्ट कर रखा है, यस और नो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम नहीं बदल सकते। पर क्यों, ये लॉजिक बताइए, पर क्यों, पर क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कंपनी ने जिस नाम से बोरोविंग करी है और इन फ्यूचर वो अपना नेम चेंज कर देती है, देन द बोरोवर इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, yes or no? There are so many confusions are there. That's why law say no. If you are defaulter, your name change is not allowed. Are you got the logic? तो एग्जामिनर कई बार, जब तक देखो यहां वाली पढ़ाई में और नॉर्मल पढ़ाई में एक अंतर है, यहां चीजें ज्यादा पढ़नी है लेकिन विद लॉजिक पढ़नी है। तो नो नीड टू रट्टाफिकेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड पॉइंट, व्हाई दिस इज, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है, इट्स ओके, बट व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये समझ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों वो समझ में है। अच्छा, अब दूसरा केस हमारे सामने एक आ जाता है कि हमें अपना नाम रेक्टिफाई कराना है, रेक्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वन इज रेक्टिफिकेशन, क्या बोला मैंने, एंड सेकेंड वन इज रेक्टिफिकेशन। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? One is a ratification and second one is a rectification. तो रेटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन के बीच में क्या अंतर होता है, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया?
रेटिफाई, रेक्टिफाई, क्योंकि कंपनी लॉ में आगे चल के हम रेटिफिकेशन भी पढ़ेंगे और हम रेक्टिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? नो आइडिया। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन कोचिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें वर्डों के मीनिंग क्लियर नहीं होते और हम पढ़ लेते हैं, बस टॉपिक आया और हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें नहीं पता क्यों हुआ। दोनों के बीच में अंतर समझते हैं, वन इज अ रेक्टिफिकेशन एंड सेकंड वन इज अ रेटिफिकेशन। अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हो, क्लास 11 में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा, नाम में चेंज करना है ना, बदलाव करना, कमी को दूर करना। लेकिन दूसरा एक वर्ड होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूव कराना। अब अप्रूव कैसे कराना, मैं एक कहानी समझाती हूँ आपको। मान के चलिए एक बच्चा पढ़ने के लिए आया मिस्टर ए दिल्ली में। अब उसने सोचा कि यार पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, पहले शादी कर लेता हूं। अब उसने क्या करी, शादी कर ली। अब आप सोचोगे मेरे पास सारे एग्जाम्पल ऐसी जस्ट समझाने के लिए। अब उसने क्या किया, शादी करके फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ी घर की। फोन करा मम्मी से कि मम्मी कि क्या सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज है। होगा सरप्राइज है कि क्या करना है, कि एक थाली लेके खड़े रहना उसमें दीपक वगैरह लगा के, कि अच्छा कि हाँ। शादी करके पहुंच गया बच्चा, गेट पे पहुंचा अपनी धर्मपत्नी के साथ। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी स्थिति में क्या होगा गेट पे, सच्ची बताना ईमानदारी से, गेट पे क्या होगा? 19 साल का बच्चा पढ़ने भेजा था दिल्ली, लेकिन शादी करके पहुंचा वापस। अब गेट पे पहुंच गया, प्लेट लेके मदर जो है वो वेट कर रही, क्योंकि बोला था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिचुएशन क्या रहेगी? देखो दो तरीके की सिचुएशन रह सकती है। दो क्या क्या, दो तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहली स्थिति हो सकती है कि पूजा की ताली हुई, डंडा लेके आए, है ना, और बाहर से बाहर क्या कर दिया, विदा कर दिया। एक तो ये हो सकती है दिख मत जाना आज के बाद, गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। एक क्या हो सकती है, आइए आपका स्वागत है, बस ऐसा ही की परसेंट होगा, आप गलत फहमी मत रहना। आपके साथ पहले वाला केस ज्यादा होगा, दूसरे वाला बहुत कम होगा। तो जो सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या हो सकता है, आपका बहुत ग्रैंड वेलकम आता है ना, ग्रैंड वेलकम हो सकता है। अगर आपका मतलब जिसका भी, आपका तो क्या हो ही नहीं सकता, तो जिसका भी वेलकम होता है, इट मींस इन दैट सिचुएशन उस बच्चे के पास शादी करने की पावर नहीं थी, बट उसने कर ली और करने के बाद उसे प्रूव कर दिया, दैट इज नॉन एज रेटिफिकेशन। उसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे केस कंपनी लॉ में हम पढ़ेंगे कि वो काम किया है, लेकिन काम करने की मेंबर्स के पास पावर नहीं थी, या काम करने की डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं थी। वो पावर किसके पास थी? शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन डायरेक्टर ने वो काम कर लिया और बाद में शेयर होल्डर से क्या करा लिया? रेटिफाई। क्या करा लिया? वर्ड में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? देखो सिंगल सिंगल वर्ड ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे रेटिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन है। ओके हाँ, वो तो बेटा नेम के साथ हो गया है, वो तो नेम ऐड करना है। नेम ऐड करना है वो तो। अब देखो हमने कहा भैया जी ऐसा कब होता है, मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा कब होता है, सुनो सुनो, ऐसा कब होता है, कम ऑन कम हियर, ऐसा कब होता है, बताइए कब होगा ऐसा? कंपनी नेम सिमिलर और आइडेंटिकल। अच्छा बताइए सिमिलर और आइडेंटिकल के बीच में अंतर पता है? मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था नेम क्लॉज में, याद है ना? सिमिलर या फिर क्या है? आइडेंटिकल है। किससे? एग्जिस्टिंग कंपनी। हु गिव्स ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ड्यूटी ऑफ कंपनी रेक्टिफाई विद इन हाउ मेनी मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप ये काम करोगे। प्लीज कम हियर नाउ। हमने कहा तो लॉ के हिसाब से करना है और एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, दो बातें थी नहीं यहाँ पे। वन इज अ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ समझिए। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। इट मीन्स कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग। बट वाई? क्योंकि कंपनी का इंटरनली मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, तो कोई भी काम अगर हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है तो आप इसकी पूरी हायरार्की समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी कि अगर कोई भी काम हमें ऐसा करना है, कैसा करना है, अगर कोई भी काम XYZ हमें शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर जनरल मीटिंग में नोटिस जाता है। क्या जाता है? अब नोटिस जाएगा तो नोटिस के लिए ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी कि ये बंदा नोटिस इशू करेगा, या X करेगा कि Y करेगा कि Z करेगा, और वो ऑथराइजेशन कहां दी जाएगी? बोर्ड मीटिंग में।
तो बोर्ड मीटिंग में और क्या आएगी, ऑथराइजेशन, क्या आएगी, ऑथराइजेशन, वहां ऑथोरिटी आएगी। उसके बाद अब नोटिस इशू किया जाएगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी जाएगा, किसको जाएगा, और उसी के साथ सारे मेंबर्स को जाएगा। और नोटिस जाने का टाइम होता है 21 दिन पहले, कितने दिन पहले, 21 डेज का टाइम होता है। फिर मीटिंग कंडक्ट होगी, प्रैक्टिकली बता रही हूं आपको, फिर यहां से पढ़ेंगे। मीटिंग कंडक्ट होगी तो मीटिंग कंडक्ट होने के बाद क्या होगा, रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन के बारे में हमेशा कंपनी लॉ के अंदर ध्यान रखना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, एमओए नहीं है यहां पे। जब जब एसआर पास होगा तब तब रजिस्ट्रेशन होगा, जब जब एसआर पास होगा तब तब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। अब सुनो मेरी बात, इट मींस जब भी कभी कंपनी में एसआर पास होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आरओसी के पास फॉर्म फाइल करना है। किसके रजिस्ट्रेशन के लिए, एसआर, किसके लिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक समझिए। जैसे मान के चलिए हमें किसी कंपनी की सारी समरी चेक करनी है, कंपनी की सारी समरी डिटेल जानना चाहते हो, कंपनी में क्या क्या हुआ, तो पब्लिक कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी के पास फाइल कर देते हो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अगर एसआर उन्होंने फाइल किया होगा तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास सेव हो जाएगी और हम आरओसी के पास सिन नंबर डाल के पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और जितने भी फॉर्म हम कंपनी ने भेजे हैं वो सारे फॉर्म क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हमें कंपनी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए कंपनी में जब भी बड़े काम हुए होंगे तो उसने क्या फाइल किया होगा, क्या पास किया होगा, एसआर, और एसआर पास किया होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास फाइल की होगी, आरओसी। अगर मान के चलो, आप सोचो जरा यहां पे, अगर एसआर पास होने के बाद आरओसी के पास फाइल नहीं होता तो क्या आरओसी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे, नहीं ले सकते। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, इसे विद लॉजिक मैंने बताया कि जब भी कभी एसआर पास होगा तो इसकी जानकारी किसको फाइल की जाएगी, आरओसी। अब याद रहेगा हमेशा। तो एसआर पास होने के बाद फाइल किसे करेंगे, आरओसी, ठीक है। आरओसी को फॉर्म फाइल कर दिया, अब यहां पे हम चेंज कर रहे हैं नेम, आरओसी के पास जानकारी पहुंच गई। अब आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद आरओसी अगर सेटिस्फाइड होगी तो क्या इशू करेगी, फ्रेश COI। क्लियर, ऑल क्लियर। अब पढ़ते हैं। लाइव वाले बच्चे आप कहां हो, ओके। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, कॉलिंग बोर्ड मीटिंग, इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, पास क्या, ऑथराइज किया जाएगा या तो सीएस को या फिर किसको, डायरेक्टर को, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ चेंज नेम, ओके। उसके बाद आरओसी को जो फॉर्म फाइल करेंगे तो नया नेम जो हमें प्रपोज नेम चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसी के साथ साथ उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। अगर मान के चलो एग्जिस्टिंग कंपनी अपने नाम बदलना चाहती है तो बोर्ड का क्या, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है तो कॉपी ऑफ सच डायरेक्शन। और अगर किसी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है पहले से, उसके नाम पे कर रहे हो तो अप्रूवल ऑफ ओनर। प्रपोज नेम कंटेन रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, आफ्टर अप्रूवल नेक्स्ट स्टेप इज पासिंग एसआर इन एजीएम। क्या वर्ड यूज किया यहाँ, अच्छा दो चीजें होती है, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। अगर साल में एक तो एजीएम करनी जरूरी है जो 30 सितंबर तक हो जाती है, और सपोज अगर 30 सितंबर के बाद कोई काम करना है तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो उसे ए नहीं बोलते, उसे ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और उसका नाम बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते चलो बताना, सेक्शन नंबर 100 के अंदर पढ़ेंगे इसे। जब सेक्शन नंबर 100 पढ़ेंगे तो वहां पे एजीएम पढ़ेंगे, लिंक करती जा रही हूं, याद रखोगे इतनी सारी बातें, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए नोटिस इशू किया जाएगा किसका, एजीएम का। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं तो उनके ऊपर एलओडीआर रेगुलेशंस लगते हैं। अब ये एलओडीआर रेगुलेशन क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। क्रक्स के लिए बस इतना समझो, आपके यहाँ ग्रुप 2 में चैप्टर है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है ये। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग कराती है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसके तहत उन्हें ये याद रखना है, ये फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करना है, एलओडीआर रेगुलेशंस। उसी के साथ न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपवाई जाएगी, ये खबर छपवा दो अखबार में। अब क्या होल्ड करेंगे, ईजीएम। पास क्या होगा, अच्छा जब जब एसआर पास होगा किसके पास फाइल करेंगे, ठीक है। अब जब नया नाम मिल जाएगा तो पेंटेड नेम साइन बोर्ड वगैरह पे सब पे चेंज कर देंगे। सारा रिकॉर्ड क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर, कॉपी ऑफ मेंबर, जहां जहां भी कंपनी का पुराना नाम था वहां क्या करना पड़ेगा, करेक्ट।
every document as above mentioned company shall paint affix may be former name or names or change during period of last 2 years. ठीक है, बिल्कुल जाना पड़ेगा जी. अब इसके बाद बच्चों और बहुत सारी डिटेल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.